मैं डॉक्टर विजय पुराण, विभाग अध्यक्ष समाज कार्य विभाग। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1998 के बारे में। जो आवासीय नीति बनाई गई थी, उस आवासीय नीति का मेन मकसद था लोगों की आवश्यकता अनुसार सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना। यानी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में बहुत से ऐसे कमज़ोर वर्ग है, निर्बल वर्ग है, जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, एक छप्पर की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1998 में नीति बनाई गई थी और उसका एक उद्देश्य था कि लोगों की आवश्यकता अनुसार सभी लोगों को कम से कम एक आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इस नीति का निर्धारण हुआ था, जिसमें जो 4 मानक रखे गए थे। पहला था न्यूनतम लागत कमजोर एवं निर्धन लोगों को गुणवत्तायुक्त आवास उपलब्ध कराना। ऐसे बहुत से हमारे समाज में, हमारे देश में कमजोर एवं निर्धन लोग हैं जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कम से कम लागत वाले जो है आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए। ऐसा न हो जो बहुत ही खराब गुणवत्ता वाला आवास उपलब्ध कराया जाए। तो इस नीति के अंतर्गत इस पर फोकस किया गया कि कम से कम पैसे में किस अच्छे से अच्छे आवास की व्यवस्था कमज़ोर या निर्बल वर्ग को हमें प्रोवाइड करना है। दूसरा नीति का उद्देश्य था कि आवास के साथ साथ उससे संबंधित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए। यानी आवास तो हम दे रहे हैं, लेकिन आवास के साथ साथ उसमें जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली, पानी, हीटर, जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं भी उसमें उपलब्ध कराने की जो है इस नीति के अंतर्गत जो है जोर दिया गया था। भूमि विधि तथा प्रौद्योगिकी के बीच आने वाली जो भी बाधाएं हैं, यानी जब हम आवास नीति को इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्यान्वित करते हैं, उस समय यदि उस कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है, किसी भी प्रकार की बाधाएं आती है, चाहे वो भूमि से रिलेटेड हो या वित्त से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ऐसी बाधाओं को हमें दूर करना है और दूर करते हुए शीघ्र ऐसे निर्बल एवं कमजोर लोगों को कम लागत में हमें आवास प्रोवाइड कराना है। इस नीति के अंतर्गत यह उद्देश्य है और इस पर फोकस भी किया गया था। इसको हमें केंद्रित करते हुए ये कहा गया था कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा इसके अंतर्गत आना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इस नीति के तहत जो आवास की स्कीमें हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, वो तीव्र गति से होना चाहिए ताकि शीघ्र इन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा था निजी तथा सरकारी सहभागिता पर भी बल दिया गया। इसमें यह भी देखा गया कि केवल सरकार ही नहीं, सरकार के अलावा अगर प्राइवेट या निजी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसे कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं और ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों का भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। इस नीति के अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया था और ऐसे लोग अगर आगे बढ़ करके आते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं, चाहे वित्तीय फाइनेंशियल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल हो या जिस भी प्रकार की वो अगर देना चाहती हैं और देते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की समस्याओं को समाधान करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करना है, उनकी सहभागिता लेनी है। 10वीं योजना तक 2,24,40,000 मकान की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, स्टडी किया गया था और स्टडी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जो हमारे दस्तावेज हैं और जो हमारी जो सर्वे रिपोर्ट हैं, उसके माध्यम से ये पता चला था कि हमें 2,24,40,000 मकान की आवश्यकता होगी लगभग, ये 10वीं योजना तक। इसलिए उस अवधि में 20 लाख आवास स्कीम के लिए इसका रखने का प्रयास किया गया था। यानी 20 लाख आवासीय जो स्कीम थे, जो कार्यक्रम थे, जो हमारी योजनाएं थी, उन्हें कंटिन्यू रखने का प्रयास किया गया और कोशिश किया कि ये लगातार चलती रहनी चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए। तभी हमारे जो लक्ष्य है 2,24,40,000 मकान की, उसकी हम
प्राप्ति कर सकते हैं, उस लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं। अगर ये हम लगातार कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि में जो 20 लाख हमारी योजनाएं चल रही थी, जो कार्यक्रम चल रहे थे आवास निर्माण से रिलेटेड, आवास बचत से रिलेटेड, वो कंटिन्यू होना चाहिए था। इस नीति के अंतर्गत ये फोकस किया गया था, केंद्रित किया गया था। इससे क्या होगा कि शहरी गरीबों के लिए लगभग 30,50,000 मकान व्यवस्था हो सकेगी। अगर उसे हम जारी रखेंगे तो हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, छप्पर की व्यवस्था नहीं है, मकान की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए 30,50,000 मकान की हम व्यवस्था कर पाएंगे। अगर इसको हम जारी नहीं रखते हैं, अगर इसको हम नियमित नहीं रखते हैं, लोगों की सहभागिता नहीं लेते हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए जो है इस तरह की जो है हम उपलब्ध व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। नगरों में मलिन बस्तियों में आवास की प्रमुख समस्या है। जो हमारे नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ हमारे जो है बहुत से ऐसी मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं, झोपड़ी हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की आवास की सुविधा नहीं है। और आवास है भी तो जो बेसिक नीड्स है, जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, और हेल्थ से रिलेटेड जो है बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं जो आती हैं, उन समस्याओं को सामना करने में वो असक्षम होते हैं। इसलिए जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जो मलिन बस्ती हों, उसमें आवास की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और आवास की व्यवस्था के साथ साथ जैसा इस नीति में कहा गया है कि उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का भी व्यवस्था होना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कोई बुरा असर न पड़े, वो जो है सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करते हुए अपना विकास कर सकें। लगभग 3.41 करोड़ आवास की आवश्यकताओं का अनुमान छठी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। यानी जब छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होने वाली थी तो उस समय हमारे देश में ये अनुमान लगाया गया था कि जो है 3.41 करोड़ आवास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें केवल 0.69 करोड़ को उपलब्ध कराया गया था। यानी जब छठी योजना कंप्लीट हुई थी तो अनुमान था 3.41 करोड़ आवास की, लेकिन उसमें से केवल 0.69 करोड़ के उपलब्ध को लोगों को उपलब्ध कराया गया था। यानी हमारी इतनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बावजूद भी जितनी मकान की आवश्यकताएं थी, उस मकान का आवश्यकताओं को भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम और ये आवासीय योजनाएं विभिन्न प्रकार से, चाहे वो सरकार की हो चाहे प्राइवेट की हो, आज भी वो चलती रहती हैं, और कोशिश ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आवास नीति मई 12 1989 को एक बनाई गई थी, जिसको संसद में पेश किया गया था। उसका उद्देश्य ये था कि वर्ष 2000 तक सबको आवास उपलब्ध कराया जाए। यानी जो 1989 में आवासीय नीति बनी थी और जो संसद में पेश की गई थी, उसका मकसद यही था कि वर्ष 2000 तक हमारे देश के कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं होगी। यानी सभी को आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया था। दूसरा लक्ष्य था गृह निर्माण हेतु बचत को प्रोत्साहित किया जाए। यानी हमारे देश में जो गरीब या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनके अंतर्गत जो है बचत की को प्रोत्साहित किया जाए, बचत करने की आदत डाली जाए। भले ही वो कम पैसे से शुरू हो, लेकिन एक बार आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना इनकम होता है उस इनकम को खर्च कर देते हैं और बचत करने का प्रयास नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बचत की आदत नहीं होती है। और अगर हम कम लागत पर, मान लीजिए हमें आवास गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं प्रोवाइड करती है, तो हमारी उस लागत को जो रिकवरी है, जो हमें उसको देना है, उस देने में अक्षम हो जाते हैं। और नीति ये आ जाती है कि इतना हम कमज़ोर हो जाते हैं कि उस मकान को बेचने की भी ज़रूरत पड़ सकती जाती है। तो हमें अगर बचत करने की आदत होगी और उसको हम प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो लोग बचत करेंगे, और करते करते कुछ समय इतना बचत कर लेंगे कि उनके पास जो फाइनेंशियल शक्ति मजबूत हो जाएगी। तीसरा था राष्ट्रीय भवन बैंक की स्थापना, जिसमें इच्छुक व्यक्ति पूंजी निवेश कर सके। ऐसे नेशनल लेवल पर एक भवन
बैंक का निर्माण होना चाहिए, जहाँ लोग अगर स्वेच्छा से चाहें तो अपने व्यक्तिगत पूंजी को निवेश कर सकते हैं। इस तरह की भी इस नीति के अंदर प्रावधान किया गया और राष्ट्रीय स्तरीय भवन बैंक की स्थापना की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार अगर पूंजी निवेश कर सकता है तो पूंजी निवेश करेगा और उसका लाभ वो उसका ले सकता है। इसका इसमें इससे कोशिश ये किया जाता था कि लोगों के अंदर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल शक्तियों को मजबूत किया जाए, ताकि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों शक्तियाँ अगर मजबूत होती हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान करने में स्वतः स्वयं ही सक्षम होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो है हमारे उद्देश्य इस नीति के अंतर्गत रखे गए थे, चाहे वो बचत से रिलेटेड हो या पूंजी निवेश से रिलेटेड हो, तो उसकी जो है हमें कोशिश करना, प्रोत्साहित करना था और प्रोत्साहित करके हमें उन्हें जोड़ना था। नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य था, न्यूनतम गृह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। जो भी हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं मकान से संबंधित, यानी बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जो मकान में होनी चाहिए वो सुनिश्चित होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा मकान न प्रदान किया जाए जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं है। अगर पानी नहीं है तो पानी बिना जीवित नहीं रह सकता है। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है उस एरिया में, क्षेत्र में, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। अगर पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर सुविधाएं नहीं है तो प्रदूषित हो सकता है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है और उससे निजात पाने के लिए और उसे बहुत सी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। बिजली है, इस तरह की व्यवस्था, रोड है, शॉप्स, दुकानें हैं, तो इस तरह की भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो गृह संबंधी आवश्यकता मानी जाती है और वो कम से कम वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ उसको आवास दिया जा रहा है, जहाँ आवास प्रदान किया जाता है तो बेसिक आवश्यकता भी होनी चाहिए। जिसकी भवन निर्माण योजनाएं जो है झुग्गी और भवन के निर्माण में होती हैं। जो हमारे जो भवन निर्माण होते हैं झुग्गी झोपड़ी में वह निर्मित होते हैं, जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से हम उसे रीसेटलमेंट कॉलोनी के रूप में जो है डेवलप कर सकते हैं और ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को हम उससे स्थानांतरित करके एक छोटा भवन, कम लागत का भवन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की ये भी योजनाएं हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ से उनको रीसेटलमेंट किया जाए, ऐसी जगह लाया जाए जहाँ बेसिक नीड हो, जहाँ उनकी आवश्यकता भी पूर्ति हो और वो अच्छे ढंग से अपने जीवन को वहाँ जी सकें। और जो झुग्गी वाली प्लेस है, जो स्थान है, वो हमारी सरकार की भूमि होती है, वहाँ कोई पहले से पूर्व प्लानिंग योजनाएं बनी हुई होती हैं जिसके माध्यम से उसमें कुछ इस तरह की जो है भवन, इस तरह की संस्था, इस तरह के संगठन का जो है योजना होती है जिसको हम निर्माण करके, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को हम फायदा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो उस ज़मीन, उस प्रॉपर्टी, उस योजना को पूरा करने के लिए वहाँ रह रहे जो भी हमारे पब्लिक है, लोग हैं, उनको स्थानांतरित करके रीसेटलमेंट कॉलोनी के माध्यम से वहाँ हम आवास प्रदान करते हैं, छोटा कुटीर प्रदान करते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ देते हैं और उनको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो आगे चल करके अपने अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार जो हमारी आवास नीति 1989 में थी, जो संसद में पेश हुई थी, उसके माध्यम से हमने 2000 तक कोशिश किया था या कोशिश करने का प्रयास किया था कि सबको आवास मिले, मूलभूत आवश्यकताएं उसमें उपलब्ध हो, जो राष्ट्रीय निर्माण हो और उनके बाद बचत की जो है हैबिट हो, आदत हो, करें और कुछ जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सी जो नीतियां हैं हाउसिंग के अंतर्गत, उस नीति के अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से जो इंस्टीट्यूशन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाभान्वित कराने का प्रयास करती हैं और कोशिश करती हैं कि कम से कम लागत में हर व्यक्ति के, हमारे देश के हर व्यक्ति को एक जो है आवास की उपलब्धि हो सके और उस आवास में जो हमारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो बेसिक आवश्यकताएं होनी चाहिए, उस आवश्यकताओं को भी पूरा करके हम उन्हें लाभान्वित कराएं और कोशिश करें कि इससे लाभ लेकर के लोग अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकें, अपने परिवार के जीवन स्तर को अच्छा कर सकें, एक सुकून जीवन जी सकें और हमारे देश के देश में नाम रोशन हो कि कोई भी ऐसा हमारे देश में नहीं है जिसके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है,
हो, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। और इन नीतियों के माध्यम से, इन योजनाओं के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार और गैर सरकारी संगठन संस्थाएँ कोशिश करती हैं कि जो है इस प्रकार की जो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं और मदद करके उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसे भामाशाह भी हैं, ऐसे बहुत से धर्मार्थ संस्थाएँ भी हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और काम करके लोगों को इससे मुक्ति या निजात दिला सकती हैं। तो सरकार का प्रयास है और सरकार के साथ-साथ हमारी नॉन गवर्नमेंट संस्थाएँ, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का भी प्रयास है, बहुत से समाज के लोगों का प्रयास है और कोशिश ये किया जाता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिला करके, लोगों को आवास की सुविधा दिला करके उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके।